दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हार के डर से बीजेपी बौखला रही है, इनके प्रत्याशी गुस्से और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, राहुल गांधी का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा। बोले चुनाव आयोग सोता रहता है और चुनाव में धांधलियां होती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, हेमंत विश्वकर्मा का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 14 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीटें असम की हैं। अब उसमें से असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा, उसका कहना है कि वो 2 सीटों में से एक भी कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। इसके बारे में बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। बोले ओवैसी को यूज करती है बीजेपी, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा जबरदस्त तरीके से अखिलेश का गुस्सा। बोले द कश्मीर फाइल सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि उत्तर प्रदेश का काला कांडी छुपा सके ये लोग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अपना देश संभल नहीं रहा, दूसरे देश की महंगाई पर चर्चा हो रही है, लेकिन अपने देश की महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। बताएंगे कैसे पाकिस्तान की महंगाई को बताया जा रहा है, लेकिन अपने इंडिया की महंगाई को उसी में छुपाया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले नहीं मिला मृतक किसानों को इंसाफ, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, अब आपको बता दें दरअसल लखीमपुर कांड के बाद अब जो मृतक किसानों के परिजन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि फिलहाल आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल किया जाए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आपको बताता चलो दोस्तों, भगवत गीता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी अब दोस्तों खुद ही फंस गई है। जो लोग दोस्तों अभी 2 दिन पहले तक हिजाब को जो यहाँ पर धर्म से जोड़ रहे थे, अब वो भगवत गीता को स्कूल में लाना चाह रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कैसे बीजेपी अपने ही सवालों में फंस गई है। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हार के डर से गुंडागर्दी पर उतर आई आप बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल एक जो यहाँ पर सपा प्रत्याशी की जमकर पिटाई की गई और उसको नामांकन भी नहीं करने दिया गया। आपको याद हो दोस्तों सेम पंचायत चुनाव में यही किया गया था, अखिलेश के प्रत्याशियों को जो नामांकन तक भरने नहीं दिया गया था और उनको मारा गया था। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कि पिछली बार एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव ने जमकर जीत हासिल की थी और अखिलेश यादव के आगे बीजेपी मिनमिनाती रह गई थी। यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी सोच रही है कि वो एमएलसी चुनाव में भी सबसे बड़ी जीत हासिल करे। अब दोस्तों अखिलेश यादव के प्रत्याशियों को जो यहाँ पर अपना पर्चा नामांकन दर्ज करने से रोका जा रहा है, जबकि कल आखिरी तारीख थी। कल दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर उद्धवीर सिंह जो है वो सपा के प्रत्याशी हैं। उद्धवीर सिंह दोस्तों जब अपना नामांकन भरने गए तो उनके साथ बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की और उनका पर्चा भी फाड़ दिया। वो जो है यहाँ पर कल दोस्तों अपना नामांकन भी नहीं भर पाए और दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उद्धवीर सिंह जो है यहाँ पर वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। सपा ने शिकायत की है कि फिलहाल बीजेपी के नेता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जगह जगह मारपीट कर रहे हैं। हार का डर इतना खतरनाक हुआ है दोस्तों बीजेपी को कि इसको डर लग रहा है कि हमारे वोट धीरे धीरे कर गायब हो रहा है और ये वोट तो नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी उड़ाकर ले जा रही है। बस इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि आज अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बड़ा है। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से डर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में ही दे दिया था लोगों को महंगाई का तोहफा। आपको बताया दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार मोदी सरकार है। राहुल ने कहा कि आज यूक्रेन और रूस का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन 2022 से पहले ही महंगाई बढ़ा दी गई थी। आखिर
आखिरकार इस पर सरकार चुप क्यों है? राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी सबसे ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भर्तियां नहीं निकल रही हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया करते थे, उनके पास 10,000 नौकरियां भी नहीं आम जनता के लिए। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार ने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहा था कि हर साल युवाओं को 1 करोड़ नौकरी मिला करेंगी। 1 करोड़ तो छोड़िए दोस्तों, 10,000 नौकरी भी नहीं दी होंगी इस सरकार ने। अगर देखा जाए कि दोस्तों भर्तियों की बात, तो आप देखिए भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन उसमें जनता का पैसा वेस्ट करवाया जाता है, उनसे भी फार्म के पैसे ऐंठे जाते हैं। फार्म के पैसे ऐंठने के बाद दोस्तों कोई नौकरी नहीं दी जाती। कई बार तो ऐसा होता है कि फार्म के पैसे भी ये लोग खा जाते हैं और नौकरियां भी नहीं मिलती हैं। तो ये तो आप समझते ही हैं दोस्तों कि फिलहाल फार्म भरवाने के बाद भी रद्द कर दिए जाते हैं, और ये सरकार को सब पता है क्या हो रहा है। यह आपकी, हमारी और सरकार की नजरों से दूर नहीं है दोस्तों, लेकिन सरकार जानबूझकर बहाने करती है। सरकार दोस्तों न जानने के 10 बहाने। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसान जो छुट्टे सांडों से परेशान है, जो आवारा पशु घूमते, तो ऐसे प्रधानमंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान मेरी वजह से थोड़ी मर गए, उस प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार धर्म में खुद ही फंस गई। धर्म का मामला उठाकर हिजाब करने के बाद दोस्तों अब गीता पर आकर टिक गई है इनकी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो बीजेपी तरह तरह के फैसले करवाती है कोर्टों पर दबाव डालकर, आज इससे एक बात ये साबित हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी जो कहती है वो खुद भी वही करती है। आप समझिए दोस्तों, जब मुसलमान लड़कियों ने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई तो ये कहकर टाल दिया गया कि हिजाब जो है यहाँ पर मुस्लिम धर्म का हिस्सा है, और ऐसे में जो यहाँ पर मुस्लिम धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसे में हिजाब को हम जो है यहाँ पर नहीं पहनने देंगे। यहाँ तक कि ये तर्क दिए गए कि स्कूल में जो है यहाँ पर किसी भी धर्म का क्या काम, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज स्कूल में नहीं पहनी जाएगी, जैसे भगवा जो है गमछा, या फिर बुर्खा, या फिर दोस्तों हिजाब। अब दोस्तों जो बीजेपी इसको लेकर विवाद खड़े कर रही थी कि पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं आना चाहिए, हिजाब वगैरह, अब वो स्कूलों में गीता लागू करने जा रही है कि सबको भगवत गीता पढ़नी होगी। सवाल ये है दोस्तों कि इससे देश में नफरत फैलेगी। आप समझिए, एक समुदाय है मुसलमान, ठीक है, मुसलमान अल्पसंख्यकों में आते हैं। आप अगर भगवत गीता स्कूलों में वो करोगे तो आप कहोगे कि भैया आप भी भगवत गीता पढ़ो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय का धर्म अलग होता है, मुस्लिम समुदाय भगवत गीता क्यों पढ़ेगा स्कूल में जाकर? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ अब कई आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी दोस्तों धीरे धीरे कर देश को भगवा रंग में ढालना चाह रही है। क्या दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पहले जो यहाँ पर हिजाब पर बैन, और उसके बाद अब स्कूलों में भगवत गीता, गांधी जी के चैप्टर धीरे धीरे कर सारे गायब। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, देश में नफरत के लिए एक एजेंडा तय किया जा रहा है। देश में आज लगातार नफरत फैलाई जा रही है। आप समझिए, हिजाब पर जो लोग मुंह खोलकर बोल रहे थे, आज उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे बोल पाए कि भगवत गीता स्कूल में जो यहाँ पर लॉन्च करना वो सही नहीं है। जाहिर सी बात है, स्कूल में सब धर्म के लोग पढ़ते हैं। अगर आप एक धर्म की भगवत गीता पढ़ाओगे तो फिर तो कल से आपको ये भी कहना चाहिए कि कल से जो यहाँ पर कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, बाइबल भी पढ़ाई जाएगी, और जो है यहाँ पर दोस्तों पंजाबी जितनी भी जो धर्म होता है उसकी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो एक धर्म को जो है यहाँ पर लागू करना, एक धर्म की चीज, और ऊपर से आप समझिए दोस्तों वेंकैया नायडू का ये बयान आना कि हमेशा बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे कि भगवा रंग में हम डालना है, तो इस भगवा रंग में हम पढ़ाई को रंग रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? अब आप समझिए, राज्यसभा के वेंकैया नायडू का मुंह खुलता तो है नहीं मोदी के सामने, हमेशा उनकी चमचागिरी में लगे रहते हैं ये, जबकि इनके पद की गरिमा इनको देखना चाहिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों इनका ऐसा बयान वेंकैया नायडू का ये साबित करता है कि भगवाधारियों के लिए कुर्सी बहुत जरूरी है। वो अपने आप को दोस्तों अंधभक्ति में रंग लेंगे। कोई को अगर ये चीज पसंद भी नहीं है तब भी वो कहेगा बहुत अच्छा करा है मोदी जी ने, क्योंकि भैया कुर्सी का जो प्यार है वो हिला ही नहीं हिलता है। तो मेरा उन लोगों से अब सवाल है कि जो लोग मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के बेचारे मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ये बोल रहे थे कि भैया हिजाब तो बैन होना चाहिए, स्कूल में तो नहीं होना चाहिए, अब क्या बोलोगे? अब क्या मोदी सरकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की जो यहाँ पर देश विरोधी पार्टी है। जी हाँ, और ये बयान किसी और का नहीं दोस्तों, ये बयान है ममता बनर्जी का। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है और धर्म के नाम की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। एक देश के प्रधानमंत्री का काम होता है पूरे देश को बांध कर रखने का, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री गलत चीजों को सपोर्ट कर रहा है और उसको देखकर दोस्तों 100 लोग और उन्हीं के बहकावे में आ रहे हैं। उन 100 लोगों को देखकर दोस्तों 100 लाख लोग बहकावे में आ रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि ऐसे कर कर धीरे धीरे देश में अंधभक्तों की जो रेला है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मुझे देखना सिर्फ ये है दोस्तों कि क्या भुखमरी, गरीबी और लाचारी से भी ज्यादा है क्या धर्म? क्या अंधभक्ति दोस्तों इतनी जरूरी है कि वो महंगाई, गरीबी किसी मुद्दे को नहीं देख रही और मोदी को वोट देने में लगे हैं? लेकिन आखिर ये कब तक कर सकते हैं दोस्तों? 1 साल महंगाई को झेल लेंगे, 2 साल झेल लेंगे, जब इनके अपने परिवारों पर दोस्तों आंच आएगी, जब अपने परिवारों की जान जाते हुए देखेंगे ये लोग भुखमरी से, तब इन्हें पता चलेगा कि अंधभक्ति और दोस्तों देश में असली जो देश है उसमें क्या फर्क होता है। अभी तो आप अंधभक्ति में ठीक है कह दोगे कि ठीक है मोदी जी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी 400 रुपए लीटर पेट्रोल कर दे, मैं खरीद लूंगा। कई ऐसे अंधभक्त मिले हैं दोस्तों हमें जो कहते हैं मोदी अगर 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल बेचेंगे तो मैं तो ले लूंगा भैया। अब यही बात है, ये नहीं अंधभक्तों की बात हो रही है दोस्तों। आपको याद होगा कोरोना में जब इन लोगों ने अपनों को खोया तो सारी मोदी भक्ति बाहर निकल गई थी। मोदी सरकार को गालियां बक रहे थे और कह रहे थे कि हमने बहुत साथ दिया, लेकिन अब हमें पता चला कि हमारे परिवार के लिए ना एक बेड मिला, ना ही हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। हालात ये हुए कि एक एक कर कर वहां पर जानो चली गई, लाशों के ढेर लग गए, यहां तक कि लाशें पानी और नाले में भी तैरती रही। तो यही है कि आज जो अंधभक्त दोस्तों हिजाब पर विवाद कर रहे हैं, आज जो अंधभक्त गीता लाने की बात कर रहे हैं, कल वही लोग इस बीजेपी का विरोध कर रहे होंगे। और ये कब तक होगा? सिर्फ जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ही है नाटक, उसके बाद ही सारा नाटक खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया पर छाया पाकिस्तान का खुमार, अपना देश छोड़ दोस्तों दूसरे पर डाली नजर। दोस्तों आपने वो कहावत सुनी होगी, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अपने नैन खो के दर दर मांगे भीख। जी हाँ, इसका मतलब दोस्तों अपने देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर तो कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उससे मोदी सरकार का नाम खराब होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये पूरी खबर रखती है हमारे देश की मीडिया। दरअसल दोस्तों मैं आपको 2 खबरें बताना चाहता हूं। एक खबर तो एबीपी न्यूज की और एक है आज तक की। आज तक ने चलाया कि देखिए कैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। शक्कर 100 रुपए किलो हो गई है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर पार हो गया है। यह खबर चलाई दोस्तों आज तक ने, और आज तक ने इसमें अच्छी खासी बहस भी की। उसके बाद दोस्तों एक खबर चलाई एबीपी ने, देखिए पेट्रोल के दाम छुए आसमान को, पाकिस्तान ने किया आंकड़ 100 साल का भी आंकड़ा पीछे। जी हाँ, जबकि दोस्तों अगर आप पाकिस्तान जाकर देखेंगे नॉर्मली दिनों में तो पाकिस्तान में महज 40 से 50 रुपए लीटर पेट्रोल है, और हमारे देश में कितना है? 120 के भी पार। क्यों भैया? अगर इतना ही पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान की वो भी देखो कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो सिर्फ 50 रुपए लीटर बेचा जाता है। और दोस्तों ये सरकार आज जो ये लोग कह रहा है 150 रुपए लीटर हो गया है, इनमें से आधा तो झूठ है इनका। पाकिस्तान की जो खबरें हैं दोस्तों ये लोग उठा उठा कर लाते हैं और चलाते हैं, यानी कि अपने देश में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये मोदी सरकार से ये पूछ ले कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में कहा था कि मैं देश से महंगाई का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं बेरोजगारी को मिटा दूंगा, मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। लेकिन दोस्तों सोचिए, साहेब जो है उनके वादे और साहेब के सारे वादे गोदी मीडिया भूल गई। इस गोदी मीडिया को बाहर की खबरें चलाना है, बाहर के प्रधानमंत्रियों पर सवाल उठाना है। यहां तक कि दोस्तों कल मैं एक देख रहा था खबर, आजकल दोस्तों न्यूज 24 जो है और खास कर संदीप चौधरी और मानक गुप्ता, ये 2 लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहा है। कुछ लोग पहले हुआ करते थे जो कहा करते थे कि भैया संदीप चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब संदीप चौधरी ने किस तरीके से पलटी मारी है
और बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं, ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा। खबरें आप देखिए कि कल एक खबर चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि अरे भैया मोदी के सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा है, जो बाइडेन भी फेल, जी हाँ बोरिस जॉनसन भी फेल, पुतिन भी फेल और यहां तक कि चीन भी फेल। अब आप समझिए दोस्तों, ये जिन देशों की बात कर रहा है उनके पास अपार धन है, वहां के लोग खुशहाल हैं, हमारे देश में लोग खुशहाल हैं। हैप्पीनेस में हमारा भारत 136 रैंक पर आया है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, अगर प्रधानमंत्री इतने ही ताकतवर थे तो अखिलेश यादव इतनी सारी सीटें कैसे जीत गया? अगर प्रधानमंत्री इतने ही ताकतवर थे तो प्रधानमंत्री का जादू पंजाब में क्यों नहीं चला भैया? अगर प्रधानमंत्री इतने ही ताकतवर थे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने धूल क्यों चटा दी? ये सोचिए दोस्तों, बीजेपी सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीत पा रही है दोस्तों जहां पर उसके सामने कड़े टक्कर के लोग नहीं हैं, या फिर दोस्तों जिन लोगों ने अच्छे से एग्जाम की तैयारी ना की हो। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो फेल होना तो तय है। अब ऐसे ही विपक्ष पार्टियां 2-3 महीने की मेहनत करती हैं, चुनाव लड़ने चली जाती हैं, हार जाती हैं। इन लोग को लगता है कि अरे भैया ये तो मोदी की सरकार की वजह से हुआ। और अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें से 2 राज्य तो फसड्डी है, गोवा और जो है यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर ज्यादा सीटें कहां से? ये तो बहुत छोटे राज्य है, और मणिपुर भी छोटा राज्य है, और एक ही राज्य बस बीजेपी जीती है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस बात को दोस्तों बीजेपी नहीं समझ पा रही है। पूरी गोदी मीडिया मोदी सरकार को बड़ा बताने में लगी है, और जैसे कि मैंने कहा कि आजकल न्यूज़ 24 काफी चरण वंदना में लगा है मोदी सरकार की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे ने खोल दी दोस्तों ओवैसी और बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने जानबूझकर ये जो यहाँ पर ऑफर दिया शिवसेना को कि वो हमारे साथ एमआई के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि वो ये हमेशा हम पर आरोप लगाती है कि हम बीजेपी की बी पार्टी है, तो हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम बीजेपी की बी पार्टी नहीं है। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है, आप भी जानते हैं कि ओवैसी सच में ही बीजेपी की बी पार्टी है। अब ओवैसी दोस्तों महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों ओवैसी को उतारा गया मैदान में कि जाओ भैया तुमने हमारी उत्तर प्रदेश में तो नैया पार लगवा दी है, अब जरा महाराष्ट्र का खेल जाकर बिगाड़ो, वहां भी हमारा फायदा करवाओ, वहां पर भी हमें वोट दिलवाओ। और यही कारण है दोस्तों जो अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उद्धव ठाकरे को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दोस्तों आने वाले चुनाव में 2023 के उद्धव ठाकरे को हराया जा सके। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक पिछले 5 सालों से ही ये कोशिश चल रही है कि उस सरकार को गिरा दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की थी उद्धव के साथ, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और जो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया था। और यही कारण दोस्तों जो उद्धव ठाकरे ने इनका तीर इन पर ही छोड़ दिया, जो कि पिछवाड़े पर जाकर लगेगा। इसलिए कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल ओवैसी बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी ने ही उसको हमारे पास भेजा है, जिसके मतलब ये होता है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने जो बीजेपी ने चाल चली थी वो उन्हीं के मुंह पर दे मारी है। और ये ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी की जो चाल है वो उसी पर भारी पड़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है।